करके भाग गया मेरा तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन करने वाले हैं। आदित्य L1 न्यू मैंडेट, मतलब आदित्य L1 जो है उसको लेकर के कुछ गवर्नमेंट के या आप इसरो का कह सकते हैं टारगेट है, कुछ उन्होंने सोचा है आदित्य L1 को लेकर के, जो 2026 में वो कोई एक मिशन करने जा रहे हैं जिससे कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हो जिससे कि बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा अर्थ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें, बताइएगा। ठीक है, चलिए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में है क्या। सबसे पहले अपन वोकैब से स्टार्ट करते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट वोकैबलरी, पहली वोकैब है क्रेस्ट। क्रेस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और क्रेस्ट का मतलब होता है दी हाईएस्ट पॉइंट या फिर किसी भी चीज का टॉप, अ सिंबल और एनलम और एम्बलम। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, क्रेस्ट का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट या किसी भी चीज का टॉप, या फिर आप ये भी कह सकते हो अ सिंबल और एक एम्बलम। सिंबल का मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई क्रेस्ट को कहीं ना कहीं सिंबल से भी अपन दिखाते हैं, या सिंबल को भी अपन क्रेस्ट कह सकते हैं, किसी भी चीज का सिंबल। ठीक है, अब देखिए आप इसके सिनोनिम्स पे जाएंगे तो पीक हो जाएगा, समिट हो जाएगा, पिनेकल हो जाएगा और एपेक्स हो जाएगा। तो पीक, समिट, समिट जो समिट होती है जहां पे लोग बाग मिलते हैं, है ना, समन, समिट, तो ये वो वाला समिट भी हो सकता है और ये समिट हाईएस्ट पॉइंट वाला भी समिट हो सकता है। पिनेकल, पिनेकल का मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, एपेक्स का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, द क्लाइंबर्स फाइनली रीच द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन एट द डॉन। तो डॉन का मतलब सुबह सुबह, ठीक सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह माउंटेन के क्रेस्ट पे वो लोग पहुंच गए थे। जो हाइकर्स थे वो लोग माउंटेन के क्रेस्ट पे पहुंच गए, मतलब टॉप पर पहुंच गए। एंटोनिम में देखोगे, देखो बेस, बॉटम, फुट। अगर यहाँ पे आप देखो तो ट्रफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? ट्रफ। ट्रफ का मतलब क्या होता है? ट्रफ आपने देखा होगा तबेले में जहां पर बहुत सारी गायें होती हैं, तो गायें जब पानी पीने आती है तो ऐसा एक लंबा सा मिट्टी का, पत्थर का वो बना हुआ होता है जिसके अंदर पानी होता है, तो उसको अपन ट्रफ कहते हैं, है ना। नादिर, तो नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। ये इसका एंटोनिम हो गया। बताइए क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो क्रेस्ट को अपन याद रखेंगे हाईएस्ट पॉइंट से और टॉप से। जनरली ये हाईएस्ट पॉइंट और टॉप के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, फ्रजाइल। फ्रजाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। फ्रजाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक होता है। तो इजिली ब्रोकन और डैमेज, तो अपन कह सकते हैं कोई चीज नाजुक है, आसानी से टूटने वाली है, तो उसको अपन फ्रजाइल कहते हैं। फ्रजाइल एडजेक्टिव होता है। अगर आप इसको नाउन बनाना चाहेंगे तो फ्रेजिलिटी आपको करना पड़ेगा, अगर आप एडवर्ब बनाना चाहेंगे तो एलवाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है, लेकिन ये वोकैब मैंने इसलिए लिखी है कि आपको ब्रिटल का भी मतलब पता लग जाए, आपको फ्लिम्सी का भी मतलब पता लग जाए, क्योंकि एग्जाम में ये वाला वोकैब और ये वाला वोकैब बहुत पूछा जाता है। फ्रेल, फ्रेल का मतलब कोई चीज वीक हो रही है ना, कोई चीज कमजोर है, तो उसको अपन फ्रेल बोलते हैं। फ्रेल, ब्रिटल,
फ्लिम्सी, ब्रेकेबल आप लोग को पता है, डेलिकेट आप लोग को पता है। द पैकेज कंटेंट फ्रेजाइल ग्लास आइटम्स, तो ये जो पैकेज है, जो बॉक्स है आप कह सकते हो, इसने फ्रेजाइल ग्लास आइटम्स रखे हुए हैं। सो इट वाज हैंडल केयरफुली, तो उसको केयरफुली उठाना इस पैकेज को। अगर आप एंटोनिम देखोगे तो स्ट्रॉन्ग आप लोग को पता है, स्टर्डी आप लोग याद रखना, स्टर्डी का मतलब तगड़ा होता है। ड्यूरेबल आप लोग को पता है, रोबस्ट का मतलब मजबूत होता है, टफ का मतलब टफ होता है, ये आप लोग को पता है। तो यहाँ पे स्टर्डी को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ब्रिटल, यहाँ पर फ्लिम्सी और फ्रेल को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो अफ्लिक्ट का मतलब होता है। अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, किसी को हार्म करना, किसी को नुकसान करना, उसको अपन अफ्लिक्ट कहते हैं। तो अफ्लिक्ट से इन्फ्लिक्ट बना। इन्फ्लिक्ट का मतलब टू कॉज समथिंग हार्मफुल और अनप्लीजेंट, थोपना, चोट, चोट पहुंचाना या फिर दर्द देना, तो उसको इन्फ्लिक्ट कहते हैं और इसी को अफ्लिक्ट कहते हैं। दोनों एक ही तरह के वोकैब हैं, याद रखिएगा। अगर आप इन्फ्लिक्ट लिखते हो तो ये अपने आप में एक वर्ब है। अगर आप इन्फ्लिक्शन लिखते हो, ओ एन लगा देते हो पीछे, TION, तो वो नाउन है और एडजेक्टिव इसका यूज होता नहीं, रेयर है, मतलब होता नहीं, ना के बराबर यूज होता है। अभी अगर अपन मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आप लोग इन्फ्लिक्ट और इन्फ्लिक्शन को याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, दिस स्टॉर्म इन्फ्लिक्टेड सीवियर डैमेज, तो जो स्टॉर्म था इन्फ्लिक्टेड सीवियर डैमेज ऑन दी कोस्टल टाउन्स, तो जो कोस्टल टाउन है, पानी के आसपास के जो टाउन है, उनको ये सीवियर डैमेज, सीवियर चोट पहुंचा रहा था, सीवियर तरीके से डैमेज कर रहा था। अगर आप यहां पे इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो इंपोज करना हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेट किस सेंस में हो जाएगा? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करने का मतलब यहाँ पर ही हो जाएगा कोई भी चीज थोपना, भाई ये करो वो करो। अथॉरिटी क्या कहती है? ये जमा कराओ वो जमा कराओ, उस वे में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट यूज करा गया है। डिलीवर करना, रैक, सॉरी, इसको अपन क्या पढ़ेंगे? रैक पढ़ेंगे। तो रैक का भी मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। एक वोकैब होती है रोथ, इस रोथ का मतलब क्या होता है? इस रोथ का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, है ना, एंगर गुस्सा होता है रोथ, WRATH। और यहां पर है रैक, इस रैक का भी मतलब क्या होता है? W को आप लोग साइलेंट रखिएगा, रैक का मतलब इन्फ्लिक्ट और अफ्लिक्ट से रिलेटेड है। अगर आप एंटोनिम में आ जाएंगे तो देखो, रिलीफ पहुंचाना, कंफर्ट, सूथ, ईज, एलिविएट। ये जो एलिविएट है, देखो दो तरह के एलिविएट होते हैं, एक ये वाला एलिवेट है, इस एलिवेट का मतलब क्या है? कोई चीज बढ़ रही है, जिसमें ई पहले आ रहा है, यहाँ पे अलिविएट है, इसको अपन अलिविएट पढ़ेंगे। तो अलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेस सीवियर करना, क्या करना? लेस सीवियर करना, या फिर मेक कंफर्टेबल, मेक कंफर्टेबल। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलिविएट का मतलब होता है लेस सीवियर और मेक कंफर्टेबल। अब आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लिया, सिनोनिम्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट में कंफ्यूज करेगा, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट, एंटीक्वेट। नेक्स्ट वोकैब आ रही है आपके सामने, एंटीक्वेट। एंटीक्वेट का मतलब क्या होता है? देखो, एंटीक्वेट का मतलब है टू मेक ओल्ड और एब्सोल्यूट, मतलब किसी भी चीज को पुराना या एब्सोल्यूट कर देना। एब्सोल्यूट का मतलब नो लॉन्गर टू यूज, कोई चीज बहुत ज्यादा पुरानी, आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसको अपन एंटीक्वेट कहते हैं। तो एंटीक्वेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, किसी भी चीज को ओल्ड या फिर आउटडेटेड कर देना। एडजेक्टिव की तरह जनरली यूज होता है एंटीक्वेटेड, और अगर आप नाउन निकालोगे इसका तो एंटीक्वेशन इसका नाउन हो जाएगा। अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो एब्सोल्यूट इसका सिनोनिम्स है, जो आता ही रहता है। अगर आपको याद हो, कल ही हमने पढ़ा है ऑब्सोलेसेंस, है ना, ऑब्सोलेसेंस कल ही अपन ने पढ़ा है, जो उसकी नाउन फॉर्म होती है, उसका भी मतलब यही होता है कि कोई चीज पुरानी हो गई है। आउटडेटेड आर्केक होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब बनाना था तो आर्के साइज इसको बना दिया गया, है ना, आर्के साइज बना दिया गया। वैसे ये एडजेक्टिव होता तो आर्केक होता, ये IZE नहीं होता। आउटमोड और एज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे न्यू डिजिटल सिस्टम्स हैव एंटीक्वेटेड मैनी ट्रेडिशनल मेथड्स, तो जो डिजिटल सिस्टम्स है वो एंटीक्वेट कर रहा है बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स को,
जो पुराने मेथड हैं उनको आउटडेटेड कर रहा है, उनको हटा रहा है, उनको नो लॉन्गर टू यूज बना रहा है। एंटोनिम में मॉडर्नाइज करना, अपडेट करना, इनोवेट करना, रिन्यू करना, रिफ्रेश करना, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसमें कंटेम्पररी भी आ जाएगा, कंटेम्पररी। तो कंटेम्पररी का भी मतलब क्या होता है, प्रेजेंट डे होता है। क्या होता है, प्रेजेंट डे, जो आज का टाइम है, जो आज का दिन है, उसको अपन कंटेम्पररी कहते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट वोकैब, डिसगाइज। डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है टू हाइड आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छिपाना। अब मास्क और कवर, किसी भी चीज पे कोई मास्क या कवर कर देना, किसी भी चीज को छुपाना, उसको अपन क्या कहते हैं, डिसगाइज कहते हैं। तो आप याद रखिएगा सिनोनिम्स, कंसील, मास्क, कैमोफ्लाज, वेल और क्लोक। तो क्लोक, वेल, इसका मतलब कपड़ा होता है, कपड़े से ढक देना। वेल का मतलब तो घूंघट होता है। क्लोक का मतलब भी कपड़ा, चोगा होता है जिससे आप खुद को ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मास्क तो आप लोगों को पता ही है, मास्क लगा लेना। कंसील और कैमोफ्लाज, कंसील का मतलब छुपाना, कैमोफ्लाज का मतलब भाई अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, कैमोफ्लाज करना। हाँ, मस्करेड, तो मस्करेड भी अपन बोल सकते हैं, है ना, मस्करेड, मस्करेड, एक मिनट, मस्करेड, मेरे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ई आना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर ई है, ठीक है, मस्करेड। तो मस्करेड का भी मतलब क्या होता है, इसके अंदर मास्क छुपा होता है, तो इसका मतलब भी अपन कहते हैं कि किसी भी चीज को हाइड कर रहे हैं, डिस्गाइज कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, ही वोर अ डिस्गाइज, ही वोर अ डिस्गाइज टू अवॉइड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन पब्लिक। तो उसने अपने आप को छुपा लिया था, उसने अपने आप को ढक लिया था, जिससे कि वो अवॉइड कर सके कि कोई उसको रिकॉग्नाइज ना कर ले पब्लिक। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। चले आगे, के, इस स्पेलिंग में के नहीं आता है, याद रखने के लिए हमने इसको मास्क से रिलेट करा था, इसमें के नहीं आता है ना, मस्करेड, के नहीं आता है। याद करने के लिए हमने इसको मास्क से याद रख रखा था कि मास्क का मतलब खुद को छुपाना, तो के मत लगाइएगा, मस्करेड अपन इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। एंटोनिम में जाएंगे तो रिवील हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, अनकवर हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, शो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से एंटोनिम यहां पे लिख रखे हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गेज, गेज का मतलब होता है कोई एक इक्विपमेंट जिससे हम कोई चीज मेजर करें, या फिर गेज का मतलब होता है एनालाइज करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना, मेजर करना, इवेल्युएट करना। कल ही हमने एक वो क्या पढ़ा था, क्वांटिफाई, क्वांटिफाई करना, कल ही हमने पढ़ा। क्वांटिफाई का भी मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, मेजर करना। तो गेज, टू मेजर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, ठीक है, ओके। या तो आप मेजर कर रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट है कोई चीज नापने का। सिनोनिम्स देखेंगे तो मेजर करना, एसेस करना, इवेल्युएट करना, डिटरमाइन करना और अप्रेज करना। देखो अप्रेज, कल ही इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। क्या बना था क्वेश्चन, जब बात अप्रेज की हो, देखो अप्रेज की जब बात हो, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एसेस कर रहे हैं। अगर बात अप्राइज की हो, अप्राइज, देखो स्पेलिंग में क्या फर्क है, बस यहां पर ए है, यहां पर ए नहीं है। जब अप्राइज की बात हो, टू इन्फॉर्म, तो किसी को अपन इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो अप्राइज का मतलब टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना। अप्रेज का मतलब एसेस, मतलब कि एनालाइज करना। याद रखिएगा यहाँ पे अप्रेज ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम बात गेज की कर रहे हैं, हम बात मेजर करने की कर रहे हैं, हम बात इवेल्युएट करने की कर रहे हैं। ये नाउन और वर्ब दोनों बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है। जो चीज नाउन और वर्ब दोनों बन जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेज द पब्लिक रिएक्शन टू द पॉलिसी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा कि हम इवेल्युएट कर पाए पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा इस पॉलिसी के लिए। एंटोनिम में देखेंगे तो गेस, इग्नोर, ओवरलुक, मिसजज, एस्टिमेट, ब्लाइंडली। तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, एस्टिमेट, ब्लाइंडली पूरा एक वर्ड है, तो मतलब एस्टिमेट कर देना ब्लाइंडली,
बिना देखे समझे, बिना सोचे समझे, मिसजज, ओवरलुक, इग्नोर, गेस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर भाई? ये दोनों वोकैब याद रखिएगा, अप्रेज और अप्राइज एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, फेंट। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना। तो बेहोश होना भी बोल सकते हो आप, कमजोर भी बोल सकते हो आप, धुंधला भी बोल सकते हो। तो वीक बोल सकते हो, अनक्लियर बोल सकते हो। तो लॉस कॉन्साइसनेस, मतलब आपने अपनी कॉन्साइसनेस खो दी, इसका मतलब बेहोश हो गए। एग्जाम्पल, सी फेल्ट फेंट आफ्टर स्टैंडिंग इन द सन फॉर टू लॉन्ग। धूप में खड़े रहने की वजह से काफी समय तक, तो उसको कैसा फील हो रहा था? उसको थोड़ा सा, मतलब उसको कॉन्शियसनेस में नहीं थी अपनी, बेहोश होने वाली थी, वीक फील हो रहा था, अनक्लियर उसको फील हो रहा था। अनक्लियर तो नहीं बैठेगा, वीक कह सकते हैं, बेहोशी जैसा उसको लग रहा था, वो गई बस, चलो भाई, इतनी देर तक धूप में खड़ी हो गई। अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो वीक, डिम, फीबल, अनक्लियर, पेल। पेल का मतलब क्या होता है? पेल का मतलब होता है कोई चीज फेड हो रही है, फेड हो रही है कोई चीज, उसको भी अपन पेल कहते हैं। अगर आप इधर आओगे तो फेंट एडजेक्टिव है, फेंट वर्ब भी है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी कॉन्साइसनेस खो रहे हैं, तो एडजेक्टिव की तरह, वर्ब की तरह, दोनों की तरह यूज हो सकता है। नाउन भी फेंट होता है, मतलब फेंट नाउन भी होता है, जिसका मतलब होता है कोई चीज कोलैप्स कर गई, कोई चीज कोलैप्स कर गई। एडवर्ब भी होता है फेंटली। तो ये सारे इसके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। अब आ जाओ इसके एंटोनिम में। स्ट्रॉन्ग, विविड। विविड का मतलब क्लियर होता है, क्लियर, रोबस्ट और इंटेंस। अब बताइए, अपन ने एक और वोकैबुलरी पढ़ी थी, पेलुसिड पढ़ा था अपन ने। एक तो अपन ने पेलुसिड पढ़ा है, एक अपन ने लूसिड पढ़ा है, एक अपन ने लिम्पिड पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो आईडी, 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 इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है कोई चीज क्लियर है। ठीक है भाई, ये सब अपन ने पढ़ा था, तो आप यहां पे उसका रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? वीक, सॉरी, पेलुसिड, लूसिड और लिम्पिड में। ठीक है, चलो आगे। सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है? देखो, एक सोबर का मतलब ये होता है कोई अगर ड्रिंक नहीं किया हुआ है, तो नॉर्मल है, बिना ड्रिंक करे घूम रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सोबर है ना? इसने ड्रिंक नहीं करी हुई है। तो ड्रिंक नहीं करी हुई है का मतलब क्या है भाई? होश में है, जो भी बोल रहा है अपने होशो-हवास में बोल रहा है। ठीक है, तो जो एग्जाम में यूज होता है या जो अपने एडिटोरियल में यूज होता है, वो ड्रिंक से रिलेटेड यूज नहीं होता है इतना, क्योंकि हम ड्रिंक से रिलेटेड कहाँ एडिटोरियल पढ़ते हैं। अगर सोमवार आ रहा है अपने आर्टिकल में, तो उसका कॉन्टेक्स्ट जनरली क्या होगा? कोई चीज सीरियस है, कोई चीज सीरियस है ना? तो उसको अपन क्या कहेंगे? सोबर कहेंगे। तो हमारे एग्जाम में या फिर आर्टिकल्स में जो जनरली यूज होता है, वो सीरियस यूज होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ और देखो, सुनो, काम और कंट्रोल। अगर आप देखोगे इस एक वोकैब के तीन तीन मीनिंग है, तीनों के कॉन्टेक्स्ट अलग है। पहला है नो ड्रंक, तो जब नो ड्रंक है तो होश में है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं वो काम और कंट्रोल है। एक तरीके से कह सकते हैं ना भाई, नो ड्रंक मतलब होश में, होश में है इंसान, तो काम भी है, कंट्रोल किया जा सकता है उसको। और एक इसका मीनिंग सीरियस होता है, तो जनरली आप जब देखेंगे सोबर को, तो वो सीरियस वे में यूज हो रहा होगा। आज वो समझते हैं इस सोबर एनालिसिस। तो सोबर एनालिसिस यहां पर क्या होगा? हेल्प द टीम टेक अ थॉटफुल डिसीजन। अब बताओ, यहां पे नो ड्रंक का तो कोई सेंस नहीं है, सोबर यहाँ पे काम और कंट्रोल का भी सेंस नहीं है, यहां पर है सीरियस एनालिसिस। जो उसने सीरियस एनालिसिस करा, सीरियस होकर के जो उसने एनालिसिस करा, सीरियस एनालिसिस उसने करा, उसने हेल्प करी टीम को टेक अ थॉटफुल डिसीजन। अब देखो, टीम सिंगुलर है फिर भी टेक आया, क्योंकि हेल्प के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्प के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। और हेल्प के बाद ये जो टीम लिखा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आप वर्ब लगा भी नहीं सकते, ये स्ट्रक्चर होता है, हेल्प के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आना, ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब आ जाओ उसके सिनोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है? सीरियस, जी हां। सोलेन, जी हां। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब जिसको कंट्रोल कर लिया जाए। कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब काम। क्लियर हेडेड, वही, यही भाई, ड्रंक नहीं है, होश में है। ये सारे जो मीनिंग है, ये इसके या इसके सिनोनिम्स हो गए। हमें ये वाले सिनोनिम्स को भी ध्यान में रखना है
जिसका मतलब सीरियस और सोलन होता है। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। बहुत अच्छी वोकैबुलरी है सारी। आगे बढ़ जाते हैं कॉन्स्टिलेशंस पे, है ना। तो भाई कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन का मतलब ये होता है, देखो अगर हिंदी में बोलो तो लिखा हुआ है क्या? तारामंडल, हिंदी में तारामंडल जिसको कहते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम। देखो समझो, अगर आप कॉन्स्टिलेशन को सोलर के लिए, या अगर आप बात कर रहे हैं स्टार से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, तो वहां पर इस कॉन्स्टिलेशन वोकैब का मीनिंग हो जाएगा कि एक पैटर्न बन रहा है जो कि स्टार की फॉर्मेशन से बन रहा है। और अगर आप इसको फिगरेटिव मीनिंग में यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा ग्रुप जिसमें रिलेटेड आइटम्स है, जिसमें सारे आइटम्स एक ही जैसे हैं, उससे बना हुआ पूरा ग्रुप। दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टार्स की तो हम बोलेंगे स्टार कोई पैटर्न बना रहे। अगर हम स्टार्स की बात नहीं कर रहे, जनरल कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो मतलब वहां पे रिलेटेड आइटम्स है सारे, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग को एक बार समझ करके चलना है। द कॉन्स्टिलेशन ओरियन इज इजिली विजिबल ड्यूरिंग विंटर नाइट्स। अब यहाँ पे देखो बात यहाँ पे सोलर और कहीं ना कहीं स्टार से रिलेटेड हो रही है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है जो ओरियन, मतलब यहां पर ये नाम है ओरियन। ओरियन का मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न होगा जो विंटर की नाइट्स में इजीली विजिबल होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो ओरियन का पैटर्न है, जो स्टार पैटर्न बनाते हैं, वो इजीली विजिबल है विंटर नाइट्स में। अब अगर आप इसके सिनोनिम्स देखोगे तो मुझे नहीं लगता इसके सिनोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये उसी का दूसरा नाम होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूं। एक तो क्लस्टर वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। और स्टार का ग्रुप, एस्ट्रल ग्रुप, पैटर्न, अलाइनमेंट और ग्रुपिंग। तो इसमें अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइन होना एक साथ, है ना। पैटर्न, अलाइन और ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग इसमें भी आ जाएगा और ग्रुपिंग उसमें भी आ जाएगा। पैटर्न तो खैर होगा ही, बाकी स्टार क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब यहां पे ग्रुप होगा। ग्रुप भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कोई चीज नंबर्स में है तो उसको भी अपन क्लस्टर कहते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में। अगर आप एंटोनिम देखोगे तो रैंडमनेस, कुछ भी, कोई ऑर्डर ही नहीं है, डिसऑर्डर, कियोस, स्कैटरिंग, डिसएरे। यहां पर जो एरे वोकैब है इसका मतलब अरेंज होता है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे जो ये भी एग्जाम में बहुत आता है, इसका मतलब होता है ऑर्डर में है कोई चीज। और अगर आप डिसएरे लगाओगे तो डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थी आज की वोकैबुलरी। अब आपके सामने आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको समझिएगा। देखो आज का ये जो एडिटोरियल है ना, ये आपको बहुत कुछ बता देगा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में, अर्थ के बारे में। तो इस आरसी को अटेम्प्ट करने से पहले हम पहले इसके क्वेश्चन आंसर देख लें। मैं एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं साइंस लगेगी, फिजिक्स लगेगी, है ना। ये बात होगी सोलर सिस्टम की, अर्थ की, सन की। तो इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होंगी या कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कंसेप्ट होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, हम इससे फैमिलियर नहीं है। तो ऐसे पैसेजेस एग्जाम में देखने को मिले हैं। जैसे एग्जामिनर कभी नासा की बात कर देगा, कभी एस्ट्रोनॉट की बात कर देगा, कभी रॉकेट की बात कर देगा। तो ऐसे बहुत ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट ईयर देखने को मिले थे, लास्ट ईयर 2024 में, है ना। तो हो सकता है ऐसा कोई आर्टिकल इस बार भी आ जाए, और इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए हमें इस आर्टिकल को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मिशन है भाई, इंडिया का मिशन है और अपकमिंग मिशन है 2026 में, जो कि आने को है। तो आ जाओ फिर हम इसको समझते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर पे नजर मारते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर में क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है, आपको कीवर्ड नोट डाउन करने हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग
द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब आपको पता है ना, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब कोई चीज कन्वर्ज हो रही है, मतलब कोई चीज मिल रही है या बन रही है। ऑफ विच टू इवेंट्स, तो इसका मतलब यहां पे जो कन्वर्जेंस का मतलब है, इसका मतलब मिलना है, आकर के दो इवेंट्स एक साथ आ रहे हैं। ऑफ विच टू इवेंट्स, आपको दोनों इवेंट्स बताने हैं जो 2026 में आ रहे हैं, जो कि अपकमिंग पीरियड क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर आदित्य L1 ऑब्जर्वेशंस। तो जो आदित्य L1 का ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए कौन से क्रिटिकली सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो दो इवेंट्स आपको बताने हैं, बस दो इवेंट्स के नाम होंगे, आप लोग पढ़िएगा और लगा दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज ऑफ आदित्य L1 कोरोनाग्राफ। तो आदित्य L1 के कोरोनाग्राफ की यहां पर बात करी गई है। दैट प्रोवाइड्स क्रिटिकल एडवांटेज, जो क्रिटिकल एडवांटेज दे रहा है इन असेसिंग द पोटेंशियल डेंजर ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ। ठीक है, तो ये भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इजी मतलब हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं इस लाइंस को। आदित्य L1 कोरोनाग्राफ लिखा होगा, भाई उसके क्या क्रिटिकल एडवांटेज है ना, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो कैपेबिलिटी हमें ढूंढ के लानी है और बतानी है। आगे बढ़ जाते हैं। द पैसेज स्टेट्स दैट द टाइमिंग ऑफ द सोलर पीक, टाइमिंग की बात हो रही है, नॉट जस्ट साइंटिफिकली कन्वीनियंट। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर बात करी गई है सोलर पीक की, तो सोलर पीक जहां होगा उसकी टाइमिंग की कुछ बात हो रही है। और अगर यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा में दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जरूर लिखी होगी पैसेज में, नॉट जस्ट साइंटिफिकली कन्वीनियंट इट इज स्ट्रेटेजिकल अर्जेंट। कहा जा रहा है साइंटिफिक कन्वीनियंट नहीं, स्ट्रेटेजिकली भी अर्जेंट है। द प्राइमरी एविडेंस प्रोवाइडेड फॉर दिस स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी रिलेटेड टू, तो बोला जा रहा है अब आप हमारे को वो एविडेंस दो, आप हमारे को वो एविडेंस दो कि ये स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी क्यों है, स्ट्रेटेजिकली अर्जेंट क्यों है, आप उसका हमारे को एविडेंस निकाल करके दो। तो पैसेज ने लिखा होगा, बताया होगा, पैसेज ने बताया होगा हमारे को कि भाई यहां पर स्ट्रेटेजिकली अर्जेंट ही क्यों है, तो बस उसका एविडेंस ला करके इसको देना है। आगे बढ़ जाते हैं। दी वर्नेबिलिटी ऑफ पावर ग्रिड्स टू CME, तो पावर ग्रिड्स उसकी वर्नेबिलिटी, वर्नेबिलिटी का मतलब क्या है, उसमें क्या कमी है, किससे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर डिस्क्राइब किया गया होगा। उसका प्राइमरी रीजन बताओ, अट्रीब्यूटेड टू का मतलब क्या होता है, इसका प्राइमरी रीजन बताओ, कॉज बताओ, ऐसा क्यों बोला गया, क्यों इसको वर्नेबल बोला गया, ये बताओ। ठीक है, दी पैसेज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, अच्छा अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की बात हो रही है, मतलब लास्ट के कुछ स्टेटमेंट की बात हो रही है। दी पैसेज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सजेस्ट दैट मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ आदित्य L1 इज नॉट इट्स साइंटिफिक आउटपुट बट इट्स रोल। तो भाई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो आदित्य L1 है वो इज नॉट साइंटिफिक आउटपुट, साइंटिफिक आउटपुट के लिए नहीं है वो, बट इट्स रोल, तो उसका रोल किस लिए ये बताओ। अगर आपने उसको साइंटिफिक आउटपुट के लिए नहीं भेजा तो किसके लिए भेजा वो बताओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, तो ये तो आप कीवर्ड नोट डाउन ही नहीं कर सकते, पूरा पढ़ोगे तभी इन्फर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डायरेक्टली, कहा जा रहा है जो आप डायरेक्टली इन्फरेबल ना हो वो बताइए। तो यहां पे नोट बताना है और यहां पे जो इन्फर हो वो बताना है। टोटल ये आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन है भाई। आ जाओ, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एडिटोरियल पे, आप लोग स्टार्ट करो। लो टाइमर दे रहा हूं, 1.5 मिनट से ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए इसको रीड करने में। लो भाई रीड करो।
चलिए इतना टाइम बहुत है, बताओ कैसा लगा ये आर्टिकल आपको, आर्टिकल का लेवल कैसा लगा, बिल्कुल एग्जाम लेवल लगा या नहीं लगा, जो जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए बताओ। चलो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, इंडियाज सन वॉचिंग स्पेसक्राफ्ट, तो इंडिया का जो सन वॉचिंग स्पेसक्राफ्ट है, जो सन को देखेगा, यही कह सकते हैं अपन, ये जो स्पेसक्राफ्ट है इज अबाउट टू फेस द मूवमेंट। अब वो मूवमेंट फेस करने को तैयार है। फेस करने को मतलब अब उसका वो टाइम आ गया जिसके लिए उसको बनाया गया था। इट वॉज बिल्ड फॉर, तो जिसके लिए उसको बनाया गया था अब वो मूवमेंट आ चुका है, अब वो रेडी है उसको फेस करने के लिए। इन 2026 द सोलर साइकिल विल क्रेस्ट, तो बोला जा रहा है जो सोलर की साइकिल है वो क्रेस्ट पर होगी, मतलब अपने पीक पर होगी। द सन विल फ्लिप इट्स मैग्नेटिक पोल्स, सन फ्लिप कर देगा अपने मैग्नेटिक पोल्स को, फ्लिप कर देगा मतलब पलट देगा। एंड द फैमिलियर येलो डिस्क विल टर्न इनटू अ फर्नेस ऑफ वॉयलेंट एक्सपल्शंस। अच्छा, यहां पर क्या कहा जा रहा है सुनिए, यहां पर ये कहा जा रहा है, मतलब एक स्टोरी की तरह बताया जा रहा है, एक आपके सामने इमेज बनाई जा रही है। इमेज ये बनाई जा रही है कि भाई वो अपने क्रस्ट पर होगा, सन अपने मैग्नेटिक पोल्स को फ्लिप कर चुका होगा, है ना। और जो फैमिलियर येलो डिस्क है, अभी हमारे को जो येलो डिस्क मतलब सन को येलो डिस्क कहा गया है, ये टर्न हो जाएगी फर्नेस में। फर्नेस का मतलब जलती हुई आग। ऑफ वॉयलेंट एक्सपल्शंस, एक्सपल्शंस, एक्सपल्शंस का मतलब अपन कह सकते हैं कि उसमें से आग निकलेगी, आग उगलेगा वो। फॉर आदित्य L1, अब हम बात करें आदित्य L1 की। अगर आप देखना चाहोगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये मैं इमेज भी लेकर के आया हूं, ये देखो, ये अर्थ है और ये हमारा सन है, और सन में अगर आप देखेंगे तो ये आग उगल रहा है और ये अपने पीक पर होगा 2026 में, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर आदित्य L1 पोजिशन पेशेंटली, पेशेंटली मतलब चुपचाप, पेशेंस रखे हुए, एट इट्स हेलो ऑर्बिट, दिस विल बी दी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो आदित्य L1 है वो पोजीशन बनाए हुए है चुपचाप, पेशेंसली, कहां पर, इट्स अपने हेलो ऑर्बिट के अंदर। अब ये हेलो ऑर्बिट क्या होता है, आज मैं ये भी लेकर के आऊं, क्योंकि मुझे पता था आप लोग को शायद हेलो नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली हेलो ऑर्बिट क्या होता है। तो हेलो ऑर्बिट होता है, देखो ये अर्थ है, आपको दिख रही है, ये अर्थ है, ये सन है, ये देखो ये मून है, इतना छोटा सा ये मून है, ये रहा मून, और ये अर्थ है अपनी। तो ये L1 पॉइंट है, ये L2 पॉइंट है, ये L3 पॉइंट है, और ये L4 पॉइंट है, और ये L5 पॉइंट है। आदित्य L1 क्यों नाम रखा उसका, क्योंकि वो इस वाले पॉइंट पे गया हुआ है, इस वाले पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ये सन और अर्थ के बहुत पास में, सन और अर्थ के बीच में, तो वो यहां पर जो आदित्य L1 है वो यहां पर अभी पेशेंसली रुका हुआ है हेलो ऑर्बिट में, तो ये हेलो ऑर्बिट है। अच्छा, अब आ गया वो, तो वो अपनी पोजीशन बनाए हुए है। दिस विल बी दी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द कोरोना। अब देखो कोरोना वायरस, अपन जैसे ही कोरोना पढ़ेंगे तो कोरोना पढ़ने से हमें लगेगा कि यार ये तो कोरोना वायरस की बात हो रही, नहीं। कोरोना का मतलब अगर हम बात करें सन की, सन से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो कोरोना का मतलब सन का जो आउटर पोर्शन होता है, जो आउटर लेयर होती है सबसे, उस आउटर लेयर को भी साइंटिस्ट कोरोना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये बोला जा रहा है दिस विल बी दी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, ये पहली अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। कौन, आदित्य। अब ये अगर एग्जाम में आ जाए तो काफी सारे स्टूडेंट कोरोना कोरोना वो समझ बैठेंगे, जो कोरोना वायरस है कोविड-19, तो कोविड-19 की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ पे सन के आउटर मोस्ट लेयर की बात हो रही है। तो कोरोना ड्यूरिंग द मोस्ट वोलेटाइल फेज, तो वो ऑब्जर्व करेगा कोरोना को, मतलब सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको ऑब्जर्व करेगा। कब, ड्यूरिंग द मोस्ट वोलेटाइल फेज, जब सबसे ज्यादा वोलेटाइल फेज होगा। इन द स्टार्स 11 ईयर रिधिम, तो 11 हर 11 साल में होता है, तो इस रिधिम के अंदर 11 साल के अंदर अब वो चीज होने जा रही है। ठीक है,
तो हर 11 साल में ये चीज होती है जब सन अपने पीक पर होता है और अपने पोल्स को फ्लिप कर देता है, तो उस समय ये जा करके वहां पर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, चीजों को चेक करेगा। अच्छा, दी टाइमिंग इज नॉट जस्ट साइंटिफिकली, एक क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ, दी टाइमिंग इज नॉट जस्ट साइंटिफिकली कन्वीनियंट, कहा जा रहा है साइंटिफिकली कन्वीनियंट नहीं कि साइंस के हिसाब से 11 साल बाद ही होता है, चलो भेजते हैं, कहा ये इसलिए जरूरी नहीं है, इट इज स्ट्रेटेजिकली अर्जेंट, ये स्ट्रेटेजिकली अर्जेंट था। जब भी कहीं स्ट्रेटेजिक लग जाए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लग जाए, इसका मतलब होता है देश के लिए फायदा है, उस कंट्री के लिए फायदा है कहीं ना कहीं। तो स्ट्रेटेजिकली अर्जेंट मतलब हमारे इंडिया के लिए फायदा है, तो ये इवेंट बहुत जरूरी है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी आर एंटरिंग एन एज, तो कहा जा रहा है हम एंटर कर रहे हैं उस युग में, इन विच हम कर रहे हैं उस युग में, इन विच सिविलाइजेशंस, तो जो सिविलाइजेशंस हैं जैसे कि अपन लोग, मोस्ट फ्रेजाइल डिपेंडेंसीज ऑर्बिट अबव अस। अब इसको समझना, कहा जा रहा है हम एंटर कर रहे हैं उस एज में, इन विच, जिस एज के अंदर जो सिविलाइजेशंस हैं, मोस्ट फ्रेजाइल डिपेंडेंसीज ऑर्बिट, तो यहां पर ये बोला जा रहा है जो सिविलाइजेशन मोस्ट फ्रेजाइल डिपेंडेंसीज ऑर्बिट है, नहीं इसको हटाओ, यहां तक इसको पकड़ो, वो ऑर्बिट जो है वो वर्ब है वहां पर, देखो कैसे मैं बताता हूं। तो यहां पे बोला जा रहा है वी आर एंटरिंग एन एज, हम उस युग में एंटर कर रहे हैं जहां पर सिविलाइजेशंस, तो एपोस्ट्रोफी एस को नाउन चाहिए, ये नाउन नहीं हो सकता, सुपरलेटिव डिग्री है, तो फ्रेजाइल नहीं हो सकता, ये तो एडजेक्टिव है, तो डिपेंडेंसीज ये आपका यहां पर नाउन बनेगा। तो बोला जा रहा है सिविलाइजेशन की जो डिपेंडेंसीज हैं, जिसपे ये लोग डिपेंड कर रहे हैं, वो ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब वो घूम रहा है, वो ऑर्बिट कर रहा है अबव अस, हमारे ऊपर वो ऑर्बिट कर रहा है, कौन, जो हमारी डिपेंडेंसीज है, बात यहाँ पे सैटेलाइट्स की हो रही है। तो बोला जा रहा है जिसपे हम डिपेंड हैं, हमारी डिपेंडेंसी किस पे, सैटेलाइट पे। अभी हम यूट्यूब देख पा रहे हैं, आप क्लास देख पा रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, हम बात कर पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमारी जो सिविलाइजेशन टिकी हुई है वो किस पे टिकी हुई है, जो ऑर्बिट मतलब जो डिपेंडेंसी, जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं हमारे ऊपर, उनके ऊपर हम टिके हुए। नियरली 11,000 सैटेलाइट्स, कहा जा रहा है नियरली 11,000 सैटेलाइट्स हैं। नेविगेशन, क्लाइमेट, कम्युनिकेशन, मिलिट्री एंड कमर्शियल, सबको मिला ले तो नेविगेशन वाली को मिला लो, क्लाइमेट वाली को मिला लो, कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट को, मिलिट्री और कमर्शियल, इन सब सैटेलाइट को मिला लो तो 11,000 सैटेलाइट्स हैं। ट्रेस, ये 11,000 सैटेलाइट्स ट्रेस कर रही हैं द थिन शेल अराउंड अर्थ, ट्रेस द थिन शेल अराउंड अर्थ का मतलब अर्थ के आसपास ये घूम रही हैं सैटेलाइट्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो फ्रेजाइल का मतलब वीक होता है, तो हमारी जो फ्रेजाइल डिपेंडेंसीज हैं, वीक डिपेंडेंसीज हैं जो हमारी, ठीक है, कमजोर, आप भी कह सकते हो कमजोर डिपेंडेंसीज है जो हमारी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो देखो किस तरीके से लिखा है ना आर्टिकल, ट्रेस द थिन शेल अराउंड अर्थ, मतलब एक पोएट्रिक अंदाज में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अ पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन, मेरे को एक बात बताओ, हमने यहां पर यह पढ़ा कि स्ट्रेटेजिकली अर्जेंट है, क्यों अर्जेंट है स्ट्रेटेजिकली, आगे बताया इसने, हम उस युग में एंटर कर चुके हैं जहां हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो घूम रही हैं, ऑर्बिट कर रही हैं अर्थ के इर्द गिर्द, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात बोल सकता हूं मैं? थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। आगे और पढ़े तो हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ कि जो पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन है डज नॉट नीड टू बी अ डूम्सडे इवेंट टू इन्फ्लिक्ट आउटसाइड हार्म। इस लाइन को समझना, लाइन बहुत तकड़ी है। देखो इस लाइन को तोड़ो आप, पहले कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ो। जो पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन, एक पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन डज नॉट नीड, उसको जरूरत नहीं है, किसको, कोरोनल मास इजेक्शन को जरूरत नहीं है, किसकी, टू बी अ डूम्सडे इवेंट। डूम्सडे इवेंट का मतलब क्या होता है, आपने मूवी भी देखी होगी। डूम्सडे का मतलब होता है कोई ऐसा इवेंट जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाए, तो उसको कोई ऐसे इवेंट की जरूरत ही नहीं है कि जिसमें कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, बहुत बड़ी कुछ मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाए, उसको इसकी जरूरत नहीं है।
अच्छा, किसको? कोरोनल मास इजेक्शन को इस डूम्सडे इवेंट की जरूरत नहीं है। क्या करने के लिए? इन्फ्लिक्ट करने के लिए। इन्फ्लिक्ट मतलब हार्म पहुंचाने के लिए। कैसा हार्म? आउटसाइज्ड हार्म। आउटसाइड हार्म का मतलब क्या है? ऐसा हार्म जो बहुत बड़ा हो। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है इतना बड़ा है ये कि इसको डूम्सडे इवेंट की जरूरत नहीं है। इन्फ्लिक्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए हार्म, एक बहुत अच्छा खासा हार्म पहुंचाने के लिए इसको कोई डूम्सडे इवेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोरोनल मास इजेक्शन अपने आप में ही काफी है। अ सिंगल हाई वेलोसिटी वेव, देखो आगे लिख भी रहा है क्या है, एक सिंगल हाई वेलोसिटी वेव है चार्ज पार्टिकल की, कैन फ्राई, जो फ्राई कर देगी सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को, डिस्टर्ब कर देगी जीपीएस को, डिग्रेड कर देगी कम्युनिकेशन को, डिस्टोर्ट कर देगी वेदर डाटा को, एंड ट्रिगर कर देगी ब्लैकआउट्स इन पावर ग्रिड्स बिल्ट ऑन एंटीक्वेटेड अजम्पशन अबाउट टेरेस्ट्रियल ओनली रिस्क। बहुत तगड़ा एडिटोरियल। अब इसको समझो आप क्या बोला जा रहा है। यहां पर ही कहा जा रहा है कि एक सिंगल हाई वेलोसिटी वेव, एक ही सिंगल हाई वेलोसिटी वेव जो चार्ज पार्टिकल से भरी हुई हो, वो फ्राई, फ्राई का मतलब आपको पता है, फ्राई कर देना, तल देना, एकदम भून देना, फ्राई कर देगी सैटेलाइट को। सैटेलाइट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगे उनको, जीपीएस को डिस्टर्ब कर देगी पूरा, आपकी कम्युनिकेशन गिरा देगी, क्योंकि भाई सैटेलाइट नहीं होगी तो बात फोन वोन कैसे होंगे, कॉल्स कैसे होंगी। डिस्टोर्ट कर देगी वेदर डाटा को, वेदर का पता नहीं चलेगा अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड ट्रिगर ब्लैकआउट, अब लाइट ही गायब हो जाएगी भाई। लाइट जिससे लाइट जल, जहां से लाइट आ रही है, पावर हाउस, पावर पॉइंट सब उड़ जाएंगे, पावर पॉइंट कह रहा हूं, पावर हाउस सब उड़ जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लैकआउट हो जाएगा पूरे दुनिया में। इन पावर ग्रिड्स बिल्ट ऑन, जो कि बने हुए हैं, बिल्ट ऑन जो कि बने हुए हैं, किस पे बने हुए हैं? एंटीक्वेटेड अजम्पशन। एंटीक्वेटेड मतलब आउटडेटेड अजम्पशन। कैसे अजम्पशन है? अबाउट टेरेस्ट्रियल ओनली। टेरेस्ट्रियल ओनली का मतलब, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? ग्राउंड रिलेटेड, मतलब जगह से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड अपन ये कह सकते हैं। इस सेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है अर्थ रिलेटेड ओनली। तो अर्थ रिलेटेड ओनली रिस्क का मतलब क्या है भाई? हम लोग क्या सोचते हैं, अगर कोई भी, मतलब अपन ऐसा सोचते हैं अगर कभी भी डोम्सडे आएगा तो वो हमारी हरकतों की वजह से आएगा, या वो अर्थ पे ही आएगा। मतलब अर्थ से ही हमारे को नुकसान है, अर्थ पे ही हम ऐसा कुछ कर देंगे जिससे कि हमारे को दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारी एंटीक्वेटेड अजम्पशन है कि ये सिर्फ जो भी हार्म होगा, जो भी रिस्क होगी, वो कैसी होगी? टेरेस्ट्रियल ओनली होगी। तो यहां पर ऑथर ही कहना चाह रहा है कि भाई जो कोरोनल मास इजेक्शन होगा, कोरोनल का मतलब सोलर का आउटर मोस्ट लेयर, उससे जो इजेक्शन होगा, मतलब आउटर मोस्ट लेयर से सोचो कुछ आग, कुछ चार्ज पार्टिकल अगर सैटेलाइट की तरफ बढ़ गए, अर्थ की तरफ बढ़ गए, तो वो ये सारी चीजों को खराब कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी, जिससे हमारा पूरा जो अभी चल रहा है सब कुछ, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो आपका एंटीक्वेटेड अजम्पशन है, आप ये मान करके चल रहे हो कि सिर्फ रिस्क अर्थ से आएगी, ऐसा नहीं है। रिस्क जो है वो स्पेस से भी आ सकती है, सन से भी आ सकती है। द ब्यूटी ऑफ एरोरस, तो जो ब्यूटी है एरोरस की, अच्छा क्या है भाई इसकी ब्यूटी? विच नाउ स्पिल अनयूजुअली फार साउथ विथ एवरी स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इज अ रिमाइंडर ऑफ दैट डेंजर इज इन डिसगाइज। अच्छा इसको सुनो, देखो यहाँ पे जो एरोरस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि भाई जो, इसका मतलब लाइटनिंग होता है, लाइट से रिलेटेड होता है। थोड़ी इसमें टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको मतलब इसमें अंदर, इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो स्पेस, सोलर सिस्टम, इससे रिलेटेड ज्यादा, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। मैं बता देता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है जो लाइटनिंग आती है हमारे आसमान में, जो लाइटनिंग होती है, जैसे मान लो जब सूरज निकलता है तो येलो कलर का, रेड कलर का, कभी जो हमारा जो आसमान है रेड कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो बोला जा रहा है ये जो ब्यूटी है इज अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट डेंजर इन डिस्गाइज। तो ये रिमाइंडर है कि कौन सा डेंजर यहाँ पे छुपा हुआ है। दिस इज वाई, इसी वजह से आदित्य L1 मैटर्स फार बियॉन्ड दी साइंटिफिक कम्युनिटी। देखा, अब आपको आंसर मिल गया। इसलिए आदित्य L1 मैटर करता है फार बियॉन्ड साइंटिफिक कम्युनिटी से। सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए जरूरी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली भी अर्जेंट है। इट्स
कोरोनाग्राफ, लो भाई एक और आपको आंसर मिलता हुआ, इट्स कोरोनाग्राफ डिजाइन टू एक्ट एज एन आर्टिफिशियल मून। इसका जो कोरोनाग्राफ है मतलब इस आदित्य L1 का जो आउटर मोस्ट पोर्शन होगा, आदित्य L1 का भी इन्होंने कोरोनाग्राफ बनाया, मतलब जो आउटर मोस्ट पोर्शन बनाया उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो आर्टिफिशियल मून लगे। कैन ब्लॉक द सन ओवरवेलमिंग सरफेस लाइट, जो कि मून की जो ओवरवेलमिंग जो वो बाहर सरफेस लाइट जो बाहर वो जो चार्ज पार्टिकल फेंकेगा उसको ये ब्लॉक कर सके। एंड ऑब्जर्व द फेंट बट डिसाइसिव ड्रामा ऑफ द कोरोना अराउंड द क्लॉक। यहां पर ये एक इडियोमेटिक वे में लाइन लिखी गई है, यहां पे कहा गया है और ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व द फेंट बट डिसाइसिव ड्रामा, ऑब्जर्व द फेंट का मतलब यहां पर ये होगा कि भाई उसका जो कोलैप्स है, फेंट यहां पर क्या है, दी के बाद फेंट आ रहा है तो फेंट यहां पे नाउन है, और जब फेंट नाउन होता है तो हमने क्या पढ़ा है, कोलैप्स हो जाना किसी भी चीज का। तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब जो सन से जो भी चीज इजेक्ट हो रही होगी वो ये ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। डिसाइसिव ड्रामा मतलब पहले से ये चीज उन्होंने सोच करके बताया कि इसको हम अर्थ और सन के बीच में रखेंगे, जो सन से हार्म पार्टिकल्स आ रहे होंगे उसको ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। कोरोना अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, 24 आवर। तो 24 आवर ये अपना काम करता रहेगा, 24 आवर्स। ओहो, ठीक है, क्लियर। आप बताइए पहली स्लाइड क्लियर है क्या आप लोग? मैं एक बार समरी कर रहा हूं क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। यहां पे कहा गया कि 2026 में जो सन की साइकिल होगी, जो सोलर साइकिल होगी सॉरी, वो क्रेस्ट पे होगी और सन जो है वो फ्लिप करेगा अपने मैग्नेटिक पोल को, और ये बहुत ज्यादा मतलब वॉयलेंट एक्सपल्सन्स पर होगा अपनी सन। तो जो आदित्य L1 है उसको पोजीशन किया गया है हेलो पॉइंट पे, हेलो ऑर्बिट पे। तो ये क्या करेगा, ये हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। ये सिर्फ साइंटिफिकली कन्वीनियंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली भी अर्जेंट है। स्ट्रेटेजिकली मतलब नेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहो तो पूरी अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। उसके बाद इतनी सैटेलाइट है, ये सब तहस नहस हो जाएगी अगर चार्ज पार्टिकल्स पे लग गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसको इसलिए डिजाइन करा गया है कि ये हमारे को बचा ले, ब्लॉक कर ले उन चीजों को। यही हमने यहाँ पर पढ़ा, मतलब यहाँ पे आदित्य L1 को लेकर के पॉजिटिव बातें हुई हैं और सन कितना नुकसान पहुंचा सकता है वो भी बातें हुई हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर पे लेकर के चलूं तो क्या आप लोग मुझे आंसर दे पाओगे? आंसर अभी तो ये दो इवेंट्स तो अभी तो अपन नहीं बता सकते, चलो इसका आंसर दे पाओगे आप लोग कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, आदित्य L1 की कोरोनाग्राफ की कैपेबिलिटी क्या है? देखा, आराम से आंसर आ गया। आंसर क्या आ रहा है भाई, बी आ रहा है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, आप लोग का बी आ रहा है, मैं देख लेता हूं। इट्स डिप्लॉयमेंट एट L1 हेलो ऑर्बिट अलाउइंग कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो करेगा लेकिन हमें इसकी कैपेबिलिटी बतानी है, जो पोटेंशियल डेंजर हमारे को मिल सकता है किससे, CME से। CME का मतलब क्या है, कोरोनल मास इजेक्शन है, ए तो नहीं होगा। इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक, हाँ ब्लॉक करेगा सन का ओवरवेलमिंग सरफेस लाइट लाइक एन आर्टिफिशियल मून, हाँ ये हमने पढ़ा है, ये आंसर हो सकता है, पर सारे ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। इट्स कैपेसिटी टू रिकॉर्ड मीडियम साइज्ड, हमने तो पढ़ा ही नहीं मीडियम साइज को करेगा या नहीं करेगा, है ना। इट्स डिस्टिंक्टिव फंक्शन ऑफ स्टडिंग इरप्शन इन विजिबल लाइट, ये हो सकता है, पर अभी तो मेन जो हमने पढ़ा वो हमारे को आर्टिफिशियल मून बन करके हमारी रक्षा करेगा, बिलियन किलोमीटर नहीं। इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमारे को मिल गया है? और आई थिंक टाइमिंग, टाइमिंग वाला, ये वाला आंसर बताओ, इसका भी आंसर आप लोग अब दे सकते हैं।
क्यों ये स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी है? स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी किससे रिलेटेड है बताइए। देखो, हमने पढ़ा कि क्यों ये साइंटिफिकली कन्वीनियंट के अलावा स्ट्रेटेजिकल अर्जेंट है। दी नीड टू ऑब्जर्व एरोरास स्पिलिंग फार साउथ, नहीं हटा इसको, इसके लिए थोड़ा इसको बनाया। दी रियलाइजेशन दैट ग्लोबल पावर इंक्लूड्स एंटिसिपेशन सेलेस्टियल डिस्ट्रप्शन। दी रियलाइजेशन दैट ग्लोबल पावर इंक्लूड्स एंटिसिपेटिंग सेलेस्टियल डिस्ट्रप्शन, नहीं यार ये तो नहीं लग रहा, मतलब डाउट भी है, लग भी नहीं रहा है। द स्पीड एट विच a CME इम्पैक्ट मस्ट बी फोरकास्टेड सेव सैटेलाइट, क्या ये सिर्फ फोरकास्ट करेगा? नहीं, ये तो बचाएगा ना। द वर्नेबिलिटी ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन एंड डिजिटल बैकबोन टू स्पेस वेदर, हाँ जो हमारी वर्नेबिलिटी है इंडिया का, जो कम्युनिकेशन है और जो डिजिटल बैकबोन है स्पेस की, स्पेस वेदर के लिए, उसको ये बचाएगा, ये एक रीजन है। द एनर्जी लेवल ऑफ इवन मीडियम साइज, नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, डी लगा देंगे अपन, क्योंकि हमारे को बताना ना स्ट्रेटेजिकली अर्जेंट क्यों है। तो स्ट्रेटेजिकली अर्जेंसी रिलेटेड है किससे? वर्नेबिलिटी से। जो इंडिया का कम्युनिकेशन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, डिजिटल बैकबोन जो है स्पेस वेदर को लेकर के वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तो उसने कहा 11,000 सैटेलाइट जल जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तो उससे रिलेट कर सकते हैं ना हम, इसलिए अर्जेंट है ये। चलो भाई, पहली स्लाइड 2 क्वेश्चन के आंसर भी हो गए आपके। अब हम जा रहे हैं दूसरी स्लाइड पे, रीड करो फटाफट। क्या बी में डाउट है? चलो देख लेते हैं, ये स्लाइड पढ़ लो, फिर बी वाले ऑप्शन को भी देख लेंगे। चलिए, अनलाइक अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो कहा जा रहा है जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग, इट्स स्टडीज इरप्शंस, तो बोला जा रहा है ये स्टडी करेगा क्या? इरप्शंस को इन विजिबल लाइट। तो इसका मतलब ये है जो दूसरे सैटेलाइट्स हैं या जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, वो ऐसी स्टडी नहीं करते होंगे, ये विजिबल लाइट में स्टडी करेगा। आ कैपेबिलिटी दैट अनेबल्स इट टू गेज टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी एट द वेरी मोमेंट आ CME इज बोर्न। अरे यार, ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका आंसर गलत हो सकता है? क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि अभी अभी हम वहां पर पढ़कर आए हैं कि जब CME बर्थ लेता है तो यहां पर बोर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है वहां पे स्पेसिफिकली हमारे को ये बताना था, जैसे CME जैसे ही स्टार्ट होगा तब ये क्या काम करता है। क्या बताओ उसका आंसर? हमने हो सकता है गलत कराओ, कोई बात नहीं, हमें पता लग गया, अभी अभी हम वो क्वेश्चन करके आए, थोड़ी आगे की हमने लाइंस को पढ़ा, तो आगे की लाइन से आ रहा है कि स्टडी से यहाँ पर ये पता चला है कि जो इरप्शन होगा ये उसको स्टडी करेगा विजिबल लाइट में। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि अनेबल कर देता है इसको कि ये गेज करे, मेजर करे टेम्परेचर और हीट एनर्जी को एट अ वेरी मोमेंट, उस एक सेकेंड की भी देरी नहीं करेगा जैसे ही वो CME यहां पे निकलेगा। इन अ डोमेन वेयर आवर्स
कैन डिटरमाइन वेदर अ सैटेलाइट लिव्स और डाई। तो बोला जा रहा है इन अ डोमेन, ये उस डोमेन में काम करेगा जहां पे आर्स कैन डिटरमाइन, जहां पे आर्स मतलब जहां पे कुछ आर्स लगेंगे, डिटरमाइन वेदर अ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट लिव्स और डाई, कि सैटेलाइट बचेगी या नहीं बचेगी। सच अर्ली वार्निंग्स आर नॉट लग्जरियस बट नेसेसिटी। बोला जा रहा है ये जो अर्ली वार्निंग्स है वो बता देगा पहले ही कि भाई क्या होगा, कितना टाइम लगेगा ये सैटेलाइट खत्म होने में या सैटेलाइट बच जाएगी, पहले ही बता देगा। तो कहा जा रहा है लग्जरी नहीं है, ये जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है हमारा शो ऑफ नहीं है, ये जरूरी है, इसलिए यहां पर इसको भेजा है। दी अर्ली डाटा आर ऑलरेडी सोबरिंग। तो जो अर्ली डाटा होगा वो पहले ही क्या है, सोबरिंग है। अर्ली डाटा आर, तो डाटा यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आ रहा है। तो जो डाटा आ रहा है अर्ली डाटा वो कैसा है, ऑलरेडी सोबरिंग है, सीरियस है। सोबरिंग यहाँ पे सीरियस है। सोबरिंग का मतलब नो ड्रंक भी होता है, काम भी होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सोबरिंग का मतलब सीरियस यहाँ पर अपन बोलेंगे। वन ऑफ द लार्जर CME रिकॉर्डेड बाय द मिशन। तो एक लार्जर यहाँ पे CME रिकॉर्ड किया गया, मतलब लार्जर CME में से एक जो रिकॉर्ड किया गया मिशन के लिए, डिस्पाइट बीइंग कैटेगराइज्ड एज मीडियम साइज्ड। तो बोला गया है यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग कैटेगराइज्ड, हालांकि उसको कैटेगराइज किया गया था मीडियम साइज में, कैरिड 100 of millions of tons of solar material with temperatures in the millions of degree and energy levels that dwarf humanity entire nuclear history। अब इस सेंटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो वो क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द लार्जर CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शंस। तो कुछ जो बड़े लार्जर कोरोनल मास इजेक्शंस हुए, वन ऑफ दी, उसमें से एक को रिकॉर्ड किया गया बाय द मिशन, इस मिशन के द्वारा। ठीक है, अब ये यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है एडिशनल, डिस्पाइट बीइंग कैटेगराइज्ड एज मीडियम साइज, चाहे आप इसको कैटेगराइज कर लो मीडियम साइज में, चाहे भले ही मीडियम साइज हो। तो ये जो लार्जर कोरोनल मास इजेक्शंस में से जो एक था, कैरीड, ये कैरी किया हुआ था हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सोलर मटेरियल। इतना उसके अंदर सोलर मटेरियल था जिसका टेम्परेचर था मिलियंस ऑफ डिग्रीज में। उन डिग्री को नापा ही नहीं, जैसे अपन देखते हैं ना 100 डिग्री पे वाटर बॉईल हो जाता, तो मिलियंस ऑफ डिग्री में था, इतना गर्म था। एंड एनर्जी लेवल, और मतलब मिलियंस ऑफ डिग्री में वो उसका टेम्परेचर था वो था, और एनर्जी लेवल भी मिलियंस ऑफ डिग्री में था। दैट ड्वार्फ, जो कि ड्वार्फ करते मतलब बोना करते, छोटा करते ह्यूमैनिटी के एंटायर न्यूक्लियर हिस्ट्री को। अब एंटायर न्यूक्लियर हिस्ट्री का मतलब क्या है, दुनिया ने, ह्यूमैनिटी ने मतलब लोगों ने जितना भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रखा है ना, जितना भी, सबको इकट्ठा करो और इसका एक मीडियम साइज उठा लो, इसके मीडियम साइज पार्टिकल को एक तरफ रखो और पूरी दुनिया का न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ रखो। तो न्यूक्लियर बॉम्ब और पार्टिकल, तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे उसके सामने पूरी दुनिया का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी छोटा लगेगा, वो भी ड्वार्फ हो, वो भी बोना हो जाएगा। येट, लेकिन फिर भी दिस वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ फेज ऑफ नॉर्मल सोलर एक्टिविटी। देखो ये क्या कह रहा है, हालांकि इसको ऑब्जर्व करा गया था कब, जब नॉर्मल सोलर एक्टिविटी थी 2026 में, तो पीक पे होगा। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर बोला जा रहा है ये तो इन्होंने तब नोट करा जब सोलर एक्टिविटी नॉर्मल फेज में थी, 2026 में तो पीक पर होगी सोलर एक्टिविटी या सोलर साइकिल। द अपकमिंग पीक, देखा बता रहा है, कह रहा है अपकमिंग पीक आ रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मल्टीपल सच इरप्शन। कह रहा है ये तो एक ही है, कह रहा है ऐसे बहुत सारे इरप्शन 2026 में जो साइकिल जब पीक पे होगी तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसे इरप्शन बहुत ज्यादा होंगे हर एक दिन में, एवरी डे बोल रहा है। इंडिया लाइक ऑल मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इंडिया और जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, हैज स्किन इन दिस गेम। आपको पता है स्किन इन दिस गेम का मतलब क्या होता है, स्किन इन दिस गेम का मतलब है अपना भी कुछ ना कुछ यहाँ पर गेम में लगा हुआ है, अपना भी दाव गेम में लगा हुआ है। इसका मतलब जैसे इंडिया का दाव गेम में लगा है और जो मॉडर्न इकोनॉमी है उनका भी दाव इस गेम में लगा हुआ है। देख, ऐसा तो है नहीं सिर्फ इंडिया पे अटैक होगा, पूरे वर्ल्ड पे होगा, पूरी अर्थ पे होगा। ठीक है, द कंट्री कम्युनिकेशंस नेटवर्क, डिजिटल पेमेंट बैकबोन, इमरजेंसी सर्विसेज, एविएशन रूट्स एंड एनर्जी ग्रिड्स ऑल डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी वनरेबल टू स्पेस वेदर।
अब स्पेस वेदर का मतलब क्या है? स्पेस वेदर का मतलब ये है स्पेस में वेदर सही रहना चाहिए। स्पेस में अगर गड़बड़ी आई तो इन सारी चीजों में गड़बड़ी आ जाएगी। आप खुद देख लो भाई, एविएशन रूट मतलब जो प्लेन है वो कब कहाँ जाएंगे, क्या होगा, सब सैटेलाइट है। इमरजेंसी सर्विसेज सैटेलाइट है, पेमेंट बैकबोन भी सैटेलाइट है कहीं ना कहीं। एनर्जी ग्रिड्स जहां से एनर्जी आ रही है, जहां से लाइट आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो ये सब वनरेबल है, तो यहां से हमें वनरेबिलिटी का ही पता चला। एज अवर एम्बिशन इन स्पेस, तो हमारा जो एम्बिशंस है, हमारा एम्बिशंस क्या है? स्पेस एक्सपेंड, कि हमें स्पेस को एक्सपेंड करना है फ्रॉम नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन टू स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड। अच्छा, तो कहा जा रहा है एज अवर एम्बिशन, हमारे जो एम्बिशंस हैं इन स्पेस एक्सपेंड, इन स्पेस, अरे सॉरी एक्सपेंड है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत बोल गया, मुझे लगा एक्सप्लोरेशन लिखा हुआ। सुनना, अब इस सेंटेंस को समझना। कह रहा है एज, जैसा कि हमारे जो एम्बिशंस है इन स्पेस, स्पेस के अंदर हमारे एम्बिशंस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करो भाई, अपना एम्बिशंस बढ़ाओ। कहां से बढ़ाओ? फ्रॉम, यहां से, टू, यहां तक बढ़ाओ। अभी कहां पर है? अभी है नेविगेशन कॉन्स्टिलेशंस, है ना। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब यहां पर क्या है? कॉन्स्टिलेशन का मतलब यहां पर ये है कि हम नेविगेट करते हैं, हम देखते हैं भाई हाँ ये स्टार का ये पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है। कह रहा है यहां से एक्सपेंड करो अपना एम्बिशन, कहां पे लेके जाओ? स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड, द नीड फॉर रिलायबल सोलर फोरकास्टिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफेंस। तो कहा जा रहा है भाई साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से निकलो, इसको लेकर के जाओ इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफेंस की तरफ। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि जो डिफेंस करे। आदित्य L1 रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट शिफ्ट इन इंडिया स्पेस पोस्चर। तो कहा जा रहा है जो आदित्य L1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंपॉर्टेंट शिफ्ट लेकर के आ रहा है ये इंडिया के स्पेस पोस्चर के अंदर। हम एक शिफ्ट दिखा रहे हैं कि हम डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, ना कि एक्सप्लोर करने। तो एक्सप्लोर तो हम करते ही हैं, लेकिन अब हम डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। इट्स सिग्नल कॉन्फिडेंस नॉट ओनली इन साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन but also in recognizing that global power now includes the ability to anticipate celestial disruption। तो आगे बोला जा रहा है आदित्य L1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो कि सिग्नल दे रहा है कॉन्फिडेंस नॉट ओनली इन साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन। हम सिर्फ कॉन्फिडेंस साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन में नहीं है कि साइंटिफिक रिसर्च करनी है, एक्सप्लोर करना नहीं, बट ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग दैट हम इस तरीके से भी जाने चाहिए कि हमारे पास ग्लोबल पावर होनी चाहिए। इस ग्लोबल पावर में इंक्लूड होना चाहिए वो एबिलिटी जिससे कि हम पहले से एंटिसिपेट कर ले सेलेस्टियल डिस्ट्रप्शन, कि बाहर स्पेस में क्या डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। तो ये थी सेकंड स्लाइड। बताओ सेकंड स्लाइड कैसी थी? मैं फिर कह रहा हूं ये जो टॉपिक है इससे कोई भी फैमिलियर नहीं होता है, तो ये एग्जाम में बहुत टफ लगती है और एग्जामिनर एक आरसी इस पे देता है। आपने देखा एसबीआई क्लर्क में इसमें एक ऐसा अर्थी आया था जो स्टूडेंट से नहीं बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, मैं बताता हूँ। स्टूडेंट या तो द हिंदू पढ़ते हैं ज्यादातर, या तो और कोई न्यूज़पेपर उठा लिया, ऐसा न्यूज़पेपर जो उनसे पढ़ने में आ जाए, जो पढ़े उनसे हिंदी हो जाए, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ऐसा होता तो एग्जाम टफ ही नहीं लगता। एग्जाम टफ क्यों लग रहा है? मतलब आप एग्जाम के लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। तो अगर आपको एग्जाम के लेवल पे पहुंचना है, आपको ऐसे एडिटोरियल्स करने पड़ेंगे, ऐसे आर्टिकल करने पड़ेंगे, वो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहे हैं। आप सर्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इस लेवल का आर्टिकल कोई नहीं करा रहा है, कोई नहीं करा रहा है। मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। देखो आपको पता है मैं ये आर्टिकल्स करवाता हूँ, व्यूज कितने कम आते हैं। ये क्या हो गया, ब्लर कैसे हो गया ये? क्या हो गया भाई? हो गया? आप देखो मैं ऐसे आर्टिकल करा रहा हूँ, व्यूज कम आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को टफ लगता है, स्टूडेंट ये पढ़ना नहीं चाहता। अबे यार फिर क्या हो गया इसको? मेरे को आगे आना ही पड़ेगा, अभी तो क्वेश्चन आंसर बचे हैं यार।
आजा भाया। ओ भाया। लगता है कुछ ऐसा बटन दब गया जो आज तक नहीं दबा था। अबे अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हाँ, मैं लगता है बार बार एक बटन दबा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। एक मिनट रुकना, मैं कैमरा ऑफ करके वापस ऑन करता हूँ। अब देखते हैं, अभी आएगा। हाँ, आ गया ना। चलो भाई चलो, हो गया सेट। सैटेलाइट खराब हो गई। एक बार सेशन को लाइक करो, सेशन को लाइक करो यार, इतना तगड़ा आप लोगों को आर्टिकल ला करके दे रहा हूं, आप लाइक ही नहीं कर रहे हो। द मिशन इज नॉट मेरेली ऑब्जर्विंग द सन। कहा जा रहा है मिशन सिर्फ ये नहीं है कि सन को ऑब्जर्व करे, इट इज क्वाइटली हेल्पिंग प्रोटेक्ट द डिजिटल स्केलेटन ऑन विच 21st सेंचुरी इंडिया स्टैंड। बोला जा रहा है कि हम सिर्फ ये नहीं कि सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, हम वो डिजिटल स्केलेटन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर 21st सेंचुरी अभी स्टैंड कर रही है, टिकी हुई है। व्हेन द सन ग्रोज रेस्टलेस नेक्स्ट ईयर, जब सन ग्रो करेगा बिना रुके नेक्स्ट ईयर, तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइन ऑफ डिफेंस में नॉट लाई ऑन अर्थ। तो कहा जा रहा है जो सबसे सिग्निफिकेंट लाइन होगी डिफेंस की, में नॉट लाई, वो लाई ना करे ऑन अर्थ एट ऑल, मतलब हमेशा के लिए अर्थ पे ही नहीं लाई करे वो, कौन, डिफेंस की लाइन, बट 1.5 मिलियन किलोमीटर क्लोजर टू द स्टॉर्म। क्या लाइन डाली है, मतलब यार ये जो आर्टिकल लिखा गया है ना, इसका लिखने का जो स्टाइल है वो इडियोमेटिक है, पूरा पोइट्रिक है। क्या कहा जा रहा है भाई, हम जो डिफेंस की लाइन खींचे हैं वो अर्थ पे ना खींची हो, वो खींची हो जहां तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, उससे इतने मिलियन किलोमीटर पास जाकर के। ठीक है, और देखो क्या मस्त लाइन लिखी है, और अपनी बातों को उसने एक्सप्रेस कर दिया फीलिंग्स के साथ। ठीक है भाई, चलो अब देखो सुनो, आप लोगों ने पूरा आरसी पढ़ लिया, अब अपन एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको पता है हमने जो एक क्वेश्चन करा था वो गलत हो सकता है, पर अभी हम गलत मान नहीं रहे, क्योंकि हम अब जाकर के वापस से मेन पॉइंट को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। अब बहुत दिमाग लगा करके मुझे आंसर दो कि दो इवेंट्स मिल रहे हैं 2026 में जो कि अपकमिंग पीरियड क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर आदित्य L1 ऑब्जर्वेशन। वो कौन से दो पीरियड हैं, वो कौन से दो इवेंट है, वो बताइए आप मेरे को फटाफट। देखो सोलर साइकिल
क्रिस्टिंग एंड द अकरेंस ऑफ डूम्सडे इवेंट, नहीं ऐसा तो कोई सेंस अपन ने नहीं पढ़ा। यहाँ पे बोला डूम्सडे की जरूरत नहीं है, उसका एक पार्टिकल की वेव ही काफी है। द फैमिलियर येलो डिस्क टर्निंग इनटू फर्नेस एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सन मैग्नेटिक पोल्स फ्लिपिंग एंड द सोलर साइकिल रीचिंग इट्स पीक, हाँ ये हो सकता है। द ऑनसेट ऑफ 11 ईयर सोलर रिथिम, जो शुरुआत हो गई है 11 ईयर सोलर रिथिम की, एंड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरोना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरोना, हाँ यार चलो ये भी हो सकता है। द विजिबल लाइट स्टडी कैपेबिलिटी बीइंग टेस्टेड एंड द ऑब्जर्वेशन, नहीं हमें इवेंट बताने। अब देखो मैं आपको लेकर के चलता हूं, इस पे लेकर के चलता हूं। क्यों लेकर के जा रहा हूं? क्योंकि हमें समझना है, दो में कंफ्यूजन है ऑप्शन में सीओटी। क्यों कंफ्यूजन है मैं बताता हूं। एक तो रिदम की बात अपन ने करी थी, 11 साल में एक बार होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, कहां कीरा, पहला अपन ने क्या पढ़ा, पहली अपॉर्चुनिटी है। देखो पहली अपॉर्चुनिटी है मतलब इससे पहले नहीं हुआ है। हम कोरोना को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पहली अपॉर्चुनिटी है आदित्य एल1 के लिए। और दूसरी क्या चीज है यहाँ पर, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी क्या चीज है अपन ने पढ़ा था ना, हाँ अपन ने पढ़ा था ये रहा, इन 2026 के अंदर दी सोलर साइकिल विद क्रस्ट, तो सोलर साइकिल अपने क्रस्ट पर होगी और सन जो है फ्लिप कर लेगा अपने मैग्नेटिक पोल को, और जो फैमिलियर येलो डिस्क है वो यहाँ पे फर्नेस में बदल जाएगी। यार दोनों ही ऑप्शन लिखे हुए हैं, वापस से चेक करता हूं। द सन मैग्नेटिक पोल्स फ्लिपिंग एंड द सोलर साइकिल रीचिंग इट्स पीक, द ऑनसेट ऑफ 11 ईयर सोलर रिथिम एंड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरोना। अरे इसका आंसर बताओ भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, क्या लग रहा है? देखो एक तरफ ही कह रहा है 11 ईयर सोलर रिथिम है और पहला हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कोरोना का। हमें यहां पर बात करनी है कि भाई जो 2026 के अंदर जो दो इवेंट होने वाले हैं वो दो इवेंट एक साथ मिलने वाले हैं। तो आपको ये बताना है आदित्य एल1 के ऑब्जर्वेशन को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, सिग्निफिकेंट कौन सा पीरियड है, मतलब सॉरी ये कौन से दो इवेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आदित्य एल1 के लिए। तो आदित्य एल1 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आदित्य एल1 के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब सोलर अपने पीक पर होगा और जब इसके मैग्नेटिक पोल्स भी फ्लिप कर जाएंगे तब जाकर के रिकॉर्ड करेगा। और आदित्य एल1 को पेशेंटली वहां पे पोजीशन कर रखा है हेलो ऑर्बिट के अंदर। क्यों? क्योंकि जब ये चीजें हो तो वो ऑब्जर्व कर सके, कब? ऐसे वोलेटाइल फेज में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट ये थोड़ी ना कि इसको ये ऑब्जर्व करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट है कि सोलर साइकिल को अपने पीक पर होना और सन के जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका फ्लिप होना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको सी लगाना पड़ेगा, डी इसका आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताइए। क्योंकि आदित्य एल1, जी हाँ आदित्य एल1 ऑब्जर्व करने जा रहा है। तो ऑब्जर्व करने कब जा रहा है वो, जब सन की मैग्नेटिक पोल्स जो होगी वो फ्लिप हो रखी होगी और जो साइकिल होगी वो पीक पर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो हमने कर लिया था आर्टिफिशियल मून वाला, हाँ इसमें डाउट था, अब इसको वापस से समझते हैं। ठीक है, इस पे डाउट था, नहीं इस पे डाउट नहीं था, इसको तो अपन ने बना दिया था, वो अगला क्वेश्चन है। टाइमिंग हमने बोला था ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाँ ये तो सही है ना। एक बार मुझे बताओ इसका आंसर, एक बार क्रॉस चेक करो। द पैसेज स्टेट दैट टाइमिंग ऑफ सोलर पीक इज नॉट जस्ट साइंटिफिकली कन्वीनियंट। हाँ ये स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने यही कहा था स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कम्युनिकेशन और डिजिटल की जो बैकबोन है वो यहां पर सेफ रहेगी, उसके लिए जरूरी है बहुत। ठीक है, हाँ अब इसको बना दी वर्नेबिलिटी ऑफ पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को लेकर के वर्नेबिलिटी की कुछ बात हुई थी पैसेज में, उसको सबसे ज्यादा किसके साथ रिलेट किया गया, उसका कारण क्या बताया गया? अट्रीब्यूटेड टू मतलब कारण, बताओ। इसका कारण आराम से अपन सी लगा सकते हैं,
लेकिन अपन ने ये नहीं पढ़ा कि डायरेक्टली फ्राई ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं नहीं, हाँ ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई थी। सी वाला ऑप्शन हटा दे भाई फटाफट, सी वाला ऑप्शन नहीं लगा सकते तुम। देखो सुनो, इधर आओ, फ्राई क्या हो रहा था, सैटेलाइट फ्राई हो रही थी ना भाई, ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स तो नीचे होगी, कहां गया फ्राई वाली बात, कहां है भाई, हमने फ्राई वाली बात, ये देखो, फ्राई सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टर्ब जीपीएस, डिग्रेड कम्युनिकेशन, डिस्टोर्ट वेदर डाटा एंड ट्रिगर ब्लैकआउट्स इन पावर ग्रिड्स बिल्ट ऑन एंटीक्वेटेड अजम्पशन। अरे वाह, तो बोला जा रहा है एंड ट्रिगर ब्लैकआउट को ट्रिगर कर देगा पावर ग्रिड्स के अंदर। तो ये सारी चीजें, ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते आप, डायरेक्टली जाकर के वहीं लगेगी वेव, है ना। फिर बोला जा रहा है एंटीक्वेटेड जो आपका अजम्पशन है कि टेरेस्ट्रियल ओनली रिक्स होगी, तो इसको ये क्या कर देगी, यहां पर डायरेक्ट हिट की बात ही नहीं हो रही, सॉरी, ये ब्लैकआउट आ जाएगा पावर ग्रिड्स के अंदर, जो कि टिकी हुई है इस अजम्पशन पे, जो कि आउटडेटेड अजम्पशन है। सी नहीं होगा भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखा आप, एक वर्ड ने पूरा आंसर बदल दिया, डायरेक्टली नहीं आ सकता, हटाओ। ये रहा एंटीक्वेटेड अजम्पशन ऑफ टेरेस्ट्रियल ओनली रिस्क इन देयर कंस्ट्रक्शन, ये ले भाई, आई बात समझ में। तो क्या कहा जा रहा है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो सैटेलाइट्स है ना, जो भी हमने चीजें आसमान में भेज रखी हैं, उसको अगर दिक्कत आएगी तो वो अर्थ से रिलेटेड आएगी, नीचे कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई है ना, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, नीचे कोई प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम में, कहा ऐसा नहीं है, ऊपर से भी दिक्कत आ सकती है। तो डी आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वहां जा करके। सी वाला पता है क्यों गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्टली वर्ड था इसलिए गलत हो गया। आई बात समझ में, चले आगे, चले अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। तो हमने कहा था कि साइंटिफिक आउटपुट के लिए नहीं बनाया हमने, और किसके लिए बनाया हमने, बताओ आदित्य एल1 को। आंसर लगाने के बाद भी सारे ऑप्शंस आप लोग पढ़ेंगे, क्या पता आपका ऑप्शन बदल जाए। बताओ साइंटिफिक आउटपुट के लिए बनाया, किस लिए बनाया इसको, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द कोरोना, नहीं इसलिए नहीं बनाया। 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस फॉर विजिबल लाइट रिसर्च, नहीं। द अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइडेड क्रूशियल टाइम टू प्रोटेक्ट अर्थ, हाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये आंसर हो सकता है। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया कॉन्फिडेंस इन इट्स साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन, हाँ साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन नहीं है ये, साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन के साथ साथ डिफेंस का भी काम करेगा ये, तो साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन नहीं लगा सकता। आ मीन्स टू अंडरस्टैंड द एनर्जी लेवल, नहीं, सी ही आंसर इसका करेक्ट होगा। देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। यहां पर अपन ने पढ़ा था कि मिशन इज नॉट मैरिली ऑब्जर्विंग द सन, इट्स क्वाइटली हेल्पिंग प्रोटेक्ट डिजिटल स्केलेटन, तो मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और हमने यहां पर भी पढ़ा था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, कहा जा रहा है साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से बाहर आओ, और यहां पे हमने ये भी पढ़ा था साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन, not only in scientific sophistication but also in recognizing the global power now include the ability to anticipate celestial disruption, तो हम एंटीसिपेट कर लें, पहले से ही बचा लें, ऐसा सेंस वाला आपका आंसर होगा। तो सी में कह रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइडिंग क्रूशियल टाइम टू प्रोटेक्ट अर्थ ऑर्बिटिंग एसेट्स, ये ले भाई, है ना, बाकी सब गलत है। चलो अगला क्वेश्चन 6th वाला, इन्फर करो, क्या इन्फर कर सकते हो आप लोग। क्या चीज आप इन्फर कर सकते हो पैसिव में से, मेरे साथ पढ़ो। द सोलर साइकिल पीक्स एवरी 11 ईयर, हाँ हम भी बोल सकते हैं एवरी 11 ईयर में होता है, मेकिंग द 2026 क्रेस्ट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आदित्य एल1 टू ऑब्जर्व, हाँ पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है, बिल्कुल सही बात है। ऑल एग्जिस्टिंग पावर ग्रिड्स, ऑल पे थोड़ा सा ध्यान देना, ऑल एग्जिस्टिंग पावर ग्रिड्स ग्लोबली आर बिल्ट ऑन आउटडेटेड, ऑल लगा सकता हूं क्या, नहीं लगा सकता, क्योंकि जब तक वहां पर पैसेज में ऑल मेंशन नहीं है मैं नहीं लगा सकता। द प्राइमरी पर्पस ऑफ आदित्य एल1 कोरोनाग्राफ इज टू प्रोटेक्ट द सैटेलाइट फ्रॉम द सन ओवरवेलमिंग लाइट,
तो क्या उसका प्राइमरी पर्पस ये था प्रोटेक्ट करना? बताइए। मुझे बस इतना बताइए कि प्राइमरी पर्पस ऑफ आदित्य L1 कोरोनाग्राफ, आदित्य L1 का जो कोरोनाग्राफ है उसका प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्ट करना है क्या? मैं एक बार लेकर के चलूं आपको कोरोनाग्राफ पे, वो तो लिखा होगा, आराम से पकड़ में आ जाएगा। कोरोनाग्राफ आदित्य L1 का भाई कहाँ है? यहां पर था क्या? आदित्य L1 कोरोनाग्राफ, आदित्य L1 कोरोनाग्राफ, कोरोनाग्राफ, कोरोनाग्राफ कहाँ गया, कहाँ गया? अरे पढ़ा तो था, यहीं तो था वो। कंफर्म करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा कोरोनाग्राफ को। ऑप्शन बहुत तगड़ा बना दिया, प्राइमरी पर्पस पूछ लिया ना। आई थिंक ये रहा इट्स कोरोनाग्राफ, डिजाइन टू एक्ट एज एन आर्टिफिशियल मून, कैन ब्लॉक द सन ओवरवेलमिंग सरफेस लाइट एंड ऑब्जर्व फेंट बट डिसाइसिव ड्रामा ऑफ द कोरोना अराउंड द ग्लोब। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, ब्लॉक करने के लिए बनाया गया। तो इस प्रोटेक्ट सैटेलाइट दी सैटेलाइट फ्रॉम दी सन ओवरवेलमिंग लाइट। अरे वाह, अरे वाह, सी। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। ठीक है, चले आगे, चलिए चलिए चलिए। अगर यहां पे ओनली होता अगर यहां पर, तब हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसको बना। प्राइमरी का मतलब मेन होगा ना, ओनली नहीं होगा। नोट डायरेक्टली, अब देखो कह रहा है नोट डायरेक्टली इन्फरेबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अच्छा सुनो, स्पेस वेदर पोजेस अ ग्रेट रिस्क टू ओल्डर। आप बोल सकते हो क्या कि जो ओल्डर सैटेलाइट है उनको ज्यादा रिस्क है, नई वाली को नहीं है? हमने तो ये बात नहीं पढ़ी कि भाई ओल्डर वाली को कम है और नई वाली को ज्यादा, या ओल्डर वाली को ज्यादा खतरा है, नई वाली को नहीं है। तो हम नोट इन्फरेबल, ये इन्फर नहीं कर सकते। जो इन्फर नहीं कर सकते वही आंसर होगा। हम नहीं कह सकते कि ओल्डर को ज्यादा रिस्क है, नई को नहीं है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। ऐसा थोड़ा ना सन के वेव पार्टिकल्स आ रहे, अरे तू कब बनी है, पीछे मुड़, तेरी मैन्युफैक्चरिंग डेट बता, 2025 में, तू तो नहीं है, तू हट, इधर चल, तू कब बनी, 1995 में तू गई। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर गलत है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ सिंगल मीडियम साइज कोरोनल mass ejection can exceed the total energy output of all weapon ever detonated by humanity। मतलब जो इन्होंने बनाए हैं उसके आगे इसका एक पार्टिकल भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये तो मैं कर सकता हूं, तो ये आंसर नहीं होगा, मुझे नोट वाला लगाना है। आदित्य L1 यूनिक कैपेबिलिटीज दैट इट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट करंटली ऑब्जर्विंग। कह रहा है ये सिर्फ इकलौता इंस्ट्रूमेंट है। अब हमें क्या पता यार, इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोलर इरप्शन को मेजर करता है। यहां पे तो हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ यही है, ओनली का सेंस नहीं आ सकता। थर्ड आंसर गलत है। तो मतलब जो आंसर नहीं आ सकता वही हमारा आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? नोट बताना है, नोट डायरेक्टली इन्फरेबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो आप नहीं बता सकते डायरेक्टली। इनडायरेक्टली आ सकता है फिर भी, पर डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, है ना? ऐसा कुछ नहीं लिखा पैसेज में। ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसा लगा आज का आर्टिकल बताइए। सर नॉट डायरेक्टली इन्फरेबल का है, मतलब इन्फर तो होगा ना एनी हाउ। देखो नॉट डायरेक्टली का मतलब ये है, मैं बता देता हूं नॉट डायरेक्टली का मतलब क्या है। क्लियरली, जो क्लियरली पैसेज में ना दे रखा। तो क्या क्लियरली पैसेज में दे रखा है कि भाई ओल्डर को ज्यादा खतरा है, न्यू को नहीं है? नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये आंसर। इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है? ये नोट डायरेक्टली है। ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सेकंड वाला, हमने तो पढ़ा है पैसेज में कि एक सिंगल मीडियम साइज कोरोनल मास इजेक्शन भी पूरे जो वेपन्स आप लोगों ने बना रखे हैं उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, उसको छोटा कर देगा, उससे भी ज्यादा होगा, एक्सीड कर जाएगा उसको।
ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं पैसेज में से। क्या मैं डायरेक्टली पैसेज में से बोल सकता हूं कि यही सिर्फ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में जो अभी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है? डायरेक्टली नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये भी पैसेज में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो ना ये डायरेक्ट लिखा है ना ये डायरेक्ट लिखा है। इसने ये तो बोला जो डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो फर्स्ट और थर्ड आंसर हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन की भावना को समझा आपने, है ना? क्वेश्चन देखो, जनरली क्या आता है, नॉट इन्फर। जनरली क्वेश्चन क्या आता है, यहां पे क्या आ रहा है, कैन बी इन्फर। अब नॉर्मल क्वेश्चन क्या आता है, कैन नॉट बी इन्फर। लेकिन इसने क्या करा, जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, नॉट डायरेक्टली इन्फर। इन्फर तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। तुम आइडिया लगा लो कि यार हो सकता है पुरानों को ज्यादा दिक्कत हो, नए वाले शायद ऐसे ना बने हो सकता है। तो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता मैं, इनडायरेक्टली बोल सकता हूं। हो सकता है कि आप तो यही हो, आदित्य अलवर, क्योंकि पैसेज में और किसी का तो जिक्र नहीं हुआ। लेकिन हम शर्त के साथ नहीं कह सकते ओनली, इसलिए फर्स्ट और थर्ड गलत हुआ। और मतलब फर्स्ट और थर्ड आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर डी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बस आप लोग कमेंट्स करिएगा, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, है ना? अगर मुझे लगेगा आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो मजबूरन फिर मुझे फिर इसको मतलब फिर मुझे नहीं लगता कि यार अगर आपको उसकी नीड नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि यार क्यों ही इतनी मेहनत करें, फिर स्टूडेंट तो देख नहीं रहे हैं। तो आप लोग बस शेयर करिएगा, बताइएगा। और अगर आप लोग मुझसे जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश एक्सक्लूसिव बैच ले सकते हैं। इसके अंदर आगे जितने भी अपकमिंग कोर्सेस आएंगे इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इसके अंदर जाकर के आप बेसिक अपना कवर करिए। अगर आपके आगे कोई एग्जाम नहीं है तो बेसिक को कवर कर लो। बेसिक के स्टेप बने हुए हैं, जैसे न्यू बैच स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बेसिक के स्टेप में बता देता हूँ, मंजिल बैच 2025, इसके अंदर फोल्डर है मंजिल बैच 2025 का। उसके अंदर आप जाइए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा, जीरो से लेके एंड तक। और अगर आप मेंस पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो मेंस के लिए हमने टॉप 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस 5 मॉक टेस्ट डील कर रहे हैं। मॉक नंबर 1 हो गया है, मॉक नंबर 1 का कल वीडियो सॉल्यूशन भी हो गया है। आज मॉक नंबर 1 के हम आरसी करेंगे। आरसी बहुत तगड़े लेवल के थे, आज उनको हम डील करने वाले हैं। आज रात तक या इवनिंग तक मॉक नंबर 2 भी आ जाएगा, उसको आपको अटेम्प्ट करके रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए थैंक यू।